नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम उत्तर मेघ जो हमारे भारतीय साहित्य के पाठ्यक्रम में संकलित है उसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके कवि की परिचय को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सब प्रसंग व्याख्या करेंगे, फिर सरल शब्दों में आपकी भाषा में इसकी व्याख्या करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं कवि परिचय। कालिदास प्राचीन भारत के महान संस्कृत कवि और नाटककार थे। वे भारतीय साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों में गिने जाते हैं। कालिदास की कृतियों में प्रकृति और मानव जीवन का गहन चित्रण मिलता है। उनके जीवन काल और जन्मस्थान के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन विद्वानों के अनुसार वे गुप्त साम्राज्य यानी कि 4वीं-5वीं सदी ईस्वी के समय में थे। कालिदास की मुख्य कृतियों में महाकाव्य, नाटक तथा खंडकाव्य है। महाकाव्य में देखें तो रघुवंश के राजाओं का वर्णन है। कुमार संभवम, भगवान शिव और पार्वती के विवाह तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक तथा खंडकाव्य मेघदूतम। कालिदास को प्रकृति का कवि कहा जाता है। उनकी रचनाओं में प्रकृति का सौंदर्य, मानव भावनाएं और संस्कृति का अद्भुत समन्वय मिलता है। उनकी भाषा सरल, मधुर और श्लिष्ट है। कालिदास की रचनाएं भारतीय साहित्य के साथ साथ विश्व साहित्य में भी उच्च स्थान रखती है। संस्कृत साहित्य में उन्हें कवि कुलगुरु और महाकवि की उपाधि दी गई है। हम उत्तर मेघ की सप्रसंग व्याख्या की बात करते हैं। कालिदास के खंड काव्य मेघदूतम का उत्तर मेघ खंड यक्ष के वियोग की तीव्रता और उसकी प्रेमिका यक्षिणी की दशा का भावपूर्ण चित्रण करता है। प्रस्तुत श्लोकों में यक्ष मेघ को अपनी प्रेमिका की स्थिति और उसकी भावनाओं का विस्तार से वर्णन करता है। इसमें प्रेम, विरह और मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले अभी बताया था कि कालिदास का एक खंड काव्य है मेघदूतम। तो मेघदूतम को 2 भागों में बांटा गया है। उसमें पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भाग है। तो उत्तर मेघ हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। उत्तर मेघ का श्लोक 22 से श्लोक 27 तक हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, जिसे हमें पढ़ना है। तो आइए इसकी हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। संदर्भ देखते हैं। यह अंश उत्तर मेघ के उन श्लोकों से लिया गया है जहाँ यक्ष अपनी प्रेमिका की सुंदरता, वियोग में उसकी स्थिति और उसकी मानसिक और शारीरिक अवस्था का वर्णन करता है। यक्ष मेघ को यह बताने का प्रयास करता है कि उसकी प्रेमिका किस प्रकार उसके वियोग में दिन काट रही होगी। प्रसंग देखें तो यक्ष मेघ से अपनी प्रेमिका के सौंदर्य, उसके हृदय में भरे दुख और विरह में बिताए गए उसके दिनों का चित्रण करते हुए कहता है कि वह किस प्रकार दुख और पीड़ा में गुजर रही होगी। वह अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसकी पतली कमर, लाल कोमल ओठ और हिरनी जैसी आंखों का उल्लेख करता है। आइए अब हम श्लोक 22 की व्याख्या करते हैं। श्लोक 22 में कालिदास ने लिखा है, शम स्निग्ध सुकांत सुपंक्ति दांतों वाली, बिंब के पके फलों जैसे होंगे लाल कोमल रसीले ओठ, चौकी हिरनी की सी होगी आंखें, कमर होगी बेहद पतली, गहरी होगी नाभि, चाल को नियंत्रित करता होगा नितंबों का बोझ, तनिक सी झुकी होगी स्तनों की उभार के कारण। यहाँ पर कालिदास यह बता रहे हैं कि यक्ष अपनी प्रेमिका का सौंदर्य का चित्रण कर रहा है। इस प्रकार यक्ष अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करता है। उसके दांत चमकदार, कोमल और सजीव पंक्तियों में हैं। होठ बिंब फलों जैसे लाल और कोमल रसीले हैं। उसकी आंखें हिरनी की तरह बड़ी और आकर्षक है। उसकी कमर पतली और लचीली है। उसकी नाभि गहरी है।
उसके चाल को नियंत्रित करता है उसके नितंबों का बोझ। नितंब यानी कि आप जानते होंगे उसका जो स्त्री का बैक साइड होता है, तनिक सी झुकी होगी स्तनों की उभार के कारण। स्तनों के उभार के कारण उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ होगा, दिखता होगा। इसके बाद श्लोक 23 में वियोग की स्थिति का वर्णन है, जिसमें कालिदास कहते हैं, हमारे घर के भीतर बहुत सारी युवतियों के बीच जो कोई हो ऐसी विधाता की सर्वश्रेष्ठ कृति सी, समझ लेना बस वही है दूसरी मेरी जान। सहचर के अभाव में कम बोलने वाली चकई, बहुतों के बीच में भी अकेली, बड़ी ही बेचैन से काट रही होगी वियोग के वे दिन। दिखाई देती होगी शिशिर ऋतु में पालों से बर्बाद कमलिनी की तरह, या ऐसी ही किसी दूसरी वस्तु सी लगती होगी। श्लोक 23 में कालिदास कहते हैं कि इसे विधाता की सर्वश्रेष्ठ कृति वो बताते हैं। वियोग का स्थिति का वो वर्णन करते हैं। यक्ष कहता है कि उसकी प्रेयसी अकेली और चुपचाप उदास होगी, वह युवतियों के बीच में अलग और शांत होगी। उसकी हालत शिशिर ऋतु में मुरझाए हुए कमल की तरह होगी, वह बेचैनी में अपने दिन काट रही होगी। इसके बाद श्लोक 24 में शारीरिक पीड़ा का चित्रण करते हैं। यक्ष अपनी यक्षिणी के शारीरिक पीड़ा को बताते हुए कहता है, जोर की रुलाइयों से सूज गई होंगी आंखें, गरम गरम सांसों से फोंके पड़ गए होंगे होठ, हथेली पर रखा होगा गाल, समूचा नहीं दिखता होगा मुख, क्योंकि आते होंगे सामने फिर सूखे बाल। हाय तुम करते हो पीछा तो चांद का भी होता है यही हाल। यहाँ यक्ष अपनी यक्षिणी के लिए उसकी शारीरिक पीड़ा का चित्रण करता है। यक्ष पीड़ा से उसकी प्रेयसी की शारीरिक अवस्था का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी आंखें लगातार रोने से सूज गई होंगी, गर्म सांसों के कारण उसके होंठ फट गए होंगे, वह गाल पर हाथ रखकर बैठी होगी, उसके लंबे और सूखे बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे होंगे। यक्ष उसकी स्थिति को देखकर चांद के भी द्रवित होने की कल्पना करता है। अगले श्लोक 25 में यक्षिणी की गतिविधियों की चर्चा करते हुए यक्ष कहता है, कालिदास लिखते हैं, बताओ मित्र तुम्हें वह क्या करती मिलेगी, सजा रही होगी देव देवियों से निमित्त नैवेद्य, या की रही होगी आंख कल्पना प्रस्तुत विरह खिन्न मेरा यह शरीर, रही होगी पूंछ पिंजरे में टंगी मिठ बोली मैना से, गुणवंती बोल आते भी है वह तुम्हें याद है जान से प्यारी थी। इन पंक्तियों में यक्षिणी की दिनचर्या का जिक्र करते हैं यक्ष, और उसकी मन स्थिति का वर्णन करते हैं। वह देवताओं के लिए नैवेद्य सजा रही होगी, वह पिंजरे में बंद मैना से पूछ रही होगी, क्या उसे मेरे प्रिय याद आते हैं। वह विरह की पीड़ा को सहन करते हुए उसकी यादों में खोई हुई होगी। इसके बाद श्लोक 26 में गीत और विरह का वर्णन है, जिसमें कालिदास कहते हैं, गोद में बिन लिए मलिन बसना बेचारी, वाली होगी मेरे नाम के गीत से भीग भीग जाते होंगे तार, होगी इन्हें बार बार भूलती होगी अपने ही स्वरों के चढ़ाव उतार। यक्ष कहता है कि उसकी प्रेयसी अपने विरह को दूर करने के लिए गा रही होगी, वह अपने गीतों में उसका नाम ले रही होगी, उसके गीतों की धुन बार बार विरह के कारण टूट रही होगी, वह अपने ही स्वरों को भूल जाती होंगी। इसके बाद श्लोक 27 में यादों में खोई हुई प्रेयसी यानी कि यक्षिणी का वर्णन है, जिसमें कालिदास लिखते हैं,
टहरी पर बैठी होगी, परे होंगे सामने फूलों के सहारे गिर रही होगी अवधि के वाकई महीने बिताए दिनों के संपर्क सुख की यादों का ले रही होंगी मन ही मन स्वाद बिछुरी प्यारी के यही तो होते हैं साधन। यहाँ यक्ष कहता है कि प्रेयसी फूलों के सहारे बैठी होगी, वह बीतों दिनों की सुखद यादों को अपने मन में दोहरा रही होगी। बिछुड़ने के साथ प्रेमी की स्मृतियों बिछुड़ने के बाद प्रेमी की स्मृतियाँ ही उसके दुख को सहने का साधन बन रही होगी। इन श्लोकों में यक्ष अपनी प्रेयसी के सौंदर्य वियोग की पीड़ा और उसकी भावनाओं का वर्णन कर रहा है। वह मेघ को यह बताना चाह रहा है कि उसकी प्रेयसी किस प्रकार दुखी होकर उसका इंतजार कर रही होगी। इन पंक्तियों में कालिदास ने प्रेम, विरह और संवेदनाओं का मार्मिक चित्रण किया है। अब हम इस काव्य की साहित्यिक विशेषता की बात करें तो इसकी भाषा एकदम सरल है, आप आसानी से समझ सकते हैं। और इसमें अलंकार का प्रयोग की बात करें तो इसमें उपमा अलंकार है, जिसमें तुलना की गई है हिरनी सी आँखें शिशिर ऋतु में कमलिनी की जैसे मुरझाई होगी, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी है, इसमें उपयोग किया गया है स्मृतियों का स्वाद, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, जहाँ वियोग श्रृंगार का भाव भी दिखाया गया है। प्रेमिका के सौंदर्य और उसके विरह की व्यथित अवस्था का भावुक चित्रण भी किया गया है। इसमें मंडाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है, जिससे इस कविता की लयात्मकता को बढ़ावा मिलता है। साधारण शब्दों में इसकी व्याख्या बताएं तो यह मेघदूतम से संकलित है। मेघदूतम के दो भाग है, जिसमें पूर्व मेघ और उत्तर मेघ है। उत्तर मेघ हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। उत्तर मेघ का श्लोक 22 से 27 तक। इसमें कालिदास बताते हैं कि एक यक्ष अपनी यक्षिनी से दूर है और वो मेघ यानी कि बादलों के माध्यम से अपनी प्रेमिका की चर्चा करता है, उसके पास संदेश भेजने के लिए उससे बात करता है, तो प्रेमिका का रूप वर्णन करता है। और यहाँ सौंदर्य चित्रण किया गया है, जिसमें श्लोक 22 में कालिदास अपनी यक्षिनी के बारे में बताते हैं कि वो उसका रूप रंग कैसा है, उसका सौंदर्य चित्रण करते हैं। 23 में विरह का चित्रण है, श्लोक 23 में, जिसमें वो यक्ष भी बताता है कि उसकी यक्षिनी विधाता की सर्वश्रेष्ठ कृति है। विरह की पीड़ा में अकेली वह चुपचाप समय काट रही होगी और वो मुरझाई होगी कमल के फूलों की, जैसे जिस तरह शीत ऋतु में कमल के फूल मुरझा जाते हैं उसी तरह वो मुरझाई हुई होगी। श्लोक 24 में विरह की पीड़ा का वर्णन है, उसकी आंखें सूज गई होंगी, होठ गर्म सांसों से फट रहे होंगे, बाल बिखरे होंगे, ऐसा बताया है। चंद्रमा भी उससे उदास होगा। और श्लोक 25 और 26 में उसकी दिनचर्या और मनस्थिति की चर्चा की गई है, जिसमें वो देवताओं को देवताओं के लिए प्रसाद बना रही होगी, नैवेद्य तैयार कर रही होगी, पिंजरे में बंद मैना से पूछ रही होगी कि क्या मेरे प्रिय तुम्हें याद आते हैं, ऐसा उन्होंने जिक्र किया है। उसके बाद श्लोक 27 में स्मृतियाँ और वियोग की पीड़ा का वर्णन किया है उन्होंने, जिसमें वे बताते हैं कि वो गीत याद करती होगी, उसको लय को दोहराते दोहराते भूल जाती होंगी। यही सब है, कुछ इसमें खास नहीं है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। पाठ्यक्रम भारतीय साहित्य में जितनी भी रचनाएं इस बार संकलित हुई हैं, सब पे वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है।
तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आगे और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।